नमस्कार दोस्तों कई बार इतिहास के कुछ एक पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन पर हमारी नज़र नहीं पड़ती। हम लोग तय नहीं कर पाते कि इन पन्नों को इनका नोटिस लिया जाए या इनको देखा जाए या पढ़ा जाए या इन पर मनन किया जाए। कई बार कारण की तलाश होती है, लेकिन जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। हालांकि इतिहास में उनका जिक्र कम होता है। ऐसा ही एक अध्याय है, ऐसी एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार सिर्फ हाशिए पर सरकाने की एक प्रवृत्ति के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण पात्रों का जिक्र तक करना उचित नहीं समझते। 1857 के जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उससे जुड़ी हुई है ये बात। मित्रों, उन दिनों में कुछ पात्र, कुछ नाम हमें याद हो गए जो हमारे नायक थे। उनमें रानी लक्ष्मीबाई तो थी ही, ज़फ़र भी अपनी जगह पे थे, और इसके बाद नाना फडणवीस वो भी थे, और तात्या टोपे। ये कुछ एक नाम ऐसे हैं जो हमें जहन में हमारे समा गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तक या तो उनके रहस्य नहीं खुले या उनको हम थोड़ा सा देख नहीं पाए, उनके पन्ने पलट नहीं पाए ढंग से। और वो जब कभी ऐसा मौका मिलता है या घटनाक्रम सामने आता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने क्यों भुला दिया। इन्हीं में एक पात्र है मैना। अब मैना का जिक्र आपसे मैं कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग आप में से और मेरे आसपास, खुद मैं भी वाकिफ़ नहीं था जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। नाना साहब के बारे में ये पता है कि नाना साहब बिठूर के सूबेदार थे। बिठूर जो है एक सत्ता, उसका नियंत्रण उनके हाथ में था और वो उनकी रियासत माना जाता था। आप इसे जिस रूप में मर्ज़ी कह लीजिए। बिठूर के उनको महाराजा कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र उन दिनों मराठा सरदारों के पास था। और नाना साहब ने अपनी कुर्बानी की तो हद कर दी और उन पर चर्चाएं भी खूब हुई, लेकिन मैना की चर्चा रह गई। मैना एक्चुअली उनकी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन अपने संतान ना होने के नाते उन्होंने मैना नाम की एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया था। दत्तक पुतली थी, और उससे वो स्नेह इतना ज़्यादा करते थे। शायद अपनी सगी बेटी होती तो शायद उससे कम होता, लेकिन उससे ज़्यादा एक ऐसा भीतरी एक संबंध बन गया था, जैसे उनकी ज़िंदगी को एक जीने का एक औचित्य, स्वाधीनता संग्राम के अलावा एक और औचित्य परिवार में उनको मिल गया। मैना का लालन पालन भी वैसे ही हुआ। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दायरा बढ़ता गया बिठूर के आसपास और नाना जी को पकड़ने की साजिशें होने लगी, तो उस वक्त ये था कि नाना जी के सामने समस्या एक थी कि मैं अगर ये अपना महल छोड़ भी दूंगा तो ये बेचारी मैना कहाँ जाएगी, और इसको मैं लेकर कहीं चला गया और मेरे साथ ये भी पकड़ी गई तो इसकी तो हालत बुरी कर देंगे वो लोग, इसको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों के ना तो चरित्र अच्छे हैं, उस वक्त नज़र में यही था कि इनके चरित्र भी अच्छे नहीं हैं, और ये लोग तो वैसे भी निर्मम बेरहम हैं और किस तरह का अत्याचार करते हैं बच्ची पर, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हो सकता है कि मैं उस स्थिति में ना हूँ जब मैं इसकी रक्षा भी कर सकूँ। तो उन्होंने मैना से ये कहा कि इसका कोई उपाय बताओ। तो अब उनके सामने ये भी था कि अगर मैना को मैं यहाँ छोड़ जाता हूँ और महल पे उनका कब्ज़ा हो जाता है तो फिर मैं असमंजस में रह गया, तो बात तो न बनी। लेकिन जब परिस्थितियों को देखा तो मैना ने स्वयं ये हठ पकड़ लिया कि मैं तो ये महल नहीं छोड़ूंगी। अब उस महल में कई, उन दिनों में जो रियासतों में छोटे छोटे कई गुप्त रास्ते होते थे, बहुत ज़्यादा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, दिल्ली में भी एक रास्ता मिला है जो लाल किले को कुछ एक दूरस्थ स्थानों से मिलाता है, और सुरंगें ऐसी मिल जाती हैं। तो ऐसी सुरंगें, ऐसे गुप्त रास्ते बहुत सारे होते हैं हर महल के आसपास। और बिठूर में भी जो महल था, महल के बीच में बहुत सारे गुप्त रास्ते थे, और उन रास्तों का ज्ञान मैना को था, क्योंकि बचपन में वो इन्हीं रास्तों से खेलती रही और फिर वापस बाप की, पिता की गोद में आकर लाड चाव से बैठ जाती, तो उसको सारे रास्ते मालूम थे। खैर, नाना साहब चले गए और मैना को कुछ ईश्वर के सहारे, कुछ एक अंगरक्षकों के सहारे
और कुछ उसके हट के सामने मस्तक नवाते हुए वो वहाँ से विदा हुए। और मित्रों, हुआ क्या कि जब बिठूर के महल को उन्होंने घेर लिया तो महल में अंग्रेज़ घुस आई, अंग्रेज़ सेना घुस आई। अंग्रेज़ सेनाएं जब उसमें घुसी तो उस वक्त मैना के सामने भी एक संकट था। तो मैना को रास्ते मालूम थे, मैना एक रास्ते पर घुस जाती, गुप्त रास्ते पर सैनिक पीछा करते और फिर किसी और रास्ते से निकल जाती। अंततः ये हुआ कि उसको वो पकड़ नहीं पाए। बड़ी पेचीदगी की हालत में वो खुद भी थक गए थे कि क्या किया जाए। और एक विचित्र संयोग ये था कि मैना वहाँ के एक प्रमुख अंग्रेज़ अधिकारी, एक रीजेंट, जो उन दोनों दरबारों में अंग्रेज़ रीजेंट रखे जाते थे ब्रिटिश शासन की ओर से, तो एक रीजेंट की बेटी उसकी सहेली थी। उसने उस रीजेंट की बेटी की सहेली का वास्ता देते हुए भी कहा कि मैं उसकी सहेली हूँ, उसके साथ खेली हूँ और मैं उसकी हम उम्र हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव ना किया जाए। उसने बहुत इस बारे में हवाला देकर संबंधों का उनको एक प्रकार से खामोश करने का एक प्रयास किया कि किसी तरह से वो इसी बात पे पिघल जाएं। शायद उनकी जो मन में जो दया भावना होती है, आखिर तो सैनिक भी बाप होते हैं, तो वो इन भावनाओं को समझे। लेकिन किसी पर जब कोई असर नहीं हुआ तो उसको लगा कि अब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए इनके सामने आत्मसमर्पण करना भी, और आसानी से इनके हाथ में लगना ये मेरे लिए और भी ज़्यादा संकटमय है। तो अंग्रेज़ों ने जब बहुत प्रयास कर लिया तो अब उनको लगा कि ये तो मुश्किल हो जाएगी। तरीका एक ही है कि महल को उड़ा दो। अब उसमें कुछ एक सैनिक अधिकारियों ने ये सलाह दी कि महल को उड़ा देना चाहिए, और मैना फिर भी बच जाती है तो उसका भाग्य, और नहीं बचती तो कम से कम हमारा संकट तो हल हो गया, हमारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और अगर वो पकड़ी जाती है तो उसके आधार पर हम नाना जी को बड़ी स्वाभाविक रूप से एक स्नेह के बंधन के नाते उनको भी अपने चंगुल में फंसा सकेंगे और हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महल को उड़ाया गया विस्फोटों से, उसके कुछ भाग जो आवासीय भाग थे वो उड़ाए भी गए, लेकिन मैना हाथ नहीं आई, क्योंकि मैना तब तक किसी और गुप्त मार्ग से निकल चुकी थी। लेकिन कब तक भागती असहाय मैना, और पकड़ी गई आखिर में। अब पकड़ी गई तो उसके बाद उसको एक पेड़ से बांध दिया गया। उसको ये धमकी भी दी गई कि अगर तुम थोड़ा सा भी अगर पालन करती चीज़ों का, अगर कायदों का पालन नहीं करती और तुम समर्पण नहीं करती तो ये पेड़ ही जला दिया जाएगा। मैना के मन में ये भी था कि ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं और मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर किसी तरह की कमज़ोरी दिखाती हूँ तो मैं पूरी की पूरी अपनी वंश परंपरा पर दाग लगाती हूँ। उसने कहा आप जो चाहे करें, लेकिन मैं किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। और अंत में हुआ ये कि उस पेड़ को आग लगा दी गई और मैना उसमें जीवित ही जला दी गई। अब इतनी बड़ी कुर्बानी कुछ एक सिद्धांतों के लिए, कुछ एक मान्यताओं के लिए उसने कर दिखाई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। और मैना का जो बलिदान था उसको हमने किसी खाते में नहीं डाला, ना स्वाधीनता संग्राम के खाते में, और ना ही जो एक आन और बान पर मर मिटने की क्षमता के खाते में हमने कहीं उसका नोटिस ही नहीं लिया। लेकिन ये एक अपने आप में एक ऐसी गाथा है जिसको बाकायदा संजोया जाना चाहिए, और इस पर हमने कोई फिल्म भी नहीं बनाई, कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई, वरना ये भी एक उतनी ही बड़ी नायिका थी, उतनी ही बड़ी एक स्वाधीनता संग्रामी थी जितने बड़े अन्य लोग थे। धन्यवाद दोस्तों।